अखाड़ा में आज रूस यूक्रेन युद्ध पर बनाए रखेंगे नजर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इस युद्ध से जुड़ी। मॉस्को से आ रही है ये खबर। रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने धमकी ब्रिटेन को डायरेक्ट धमकी दी है। पुतिन समर्थित मीडिया ने ब्रिटेन को समुद्र में डुबाने की धमकी दी है। यही नहीं, इस चैनल पर रूस के इस संभावित हमले के वीडियो के जरिए दिखाया भी गया है, जिसके जवाब में ब्रिटेन ने भी रूस को परमाणु वॉर की धमकी दी है। सुना बर्लिन की सरजमी से विदाई लेते हुए कोपेनहेगन के लिए निकल रहे हैं और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बर्लिन से कोपेनहेगन के लिए रवाना होते हुए, जहां वो नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री के यूरोपीय दौरे का। 3 दिन 65 घंटे 3 राष्ट्र जहां वो जा रहे हैं, लेकिन कई राष्ट्रों से वो वार्ता करेंगे। खासकर अब जहां कोपेनहेगन जा रहे हैं तो वहां बाल्टिक सी में स्थित जितने भी देश हैं जिन्हें नॉर्डिक नेशंस कहा जाता है, जिनमें डेनमार्क शामिल है, जिनमें फिनलैंड स्वीडन शामिल है, उन सब से वार्ता करेंगे। इस नॉर्डिक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर पर्यावरण को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर कई सारी बातें होंगी। टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान की बात होगी, व्यापार की बात होगी। बर्लिन में करीब 1.5 दिन बिताने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोपेनहेगन की ओर जाते हुए, इससे पहले कल शाम को भारतीय समुदाय और भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कह दिया था कि भारत का रुख रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बिल्कुल क्लियर है। भारत युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध कोई नहीं जीतेगा। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कह दिया है कि शांति और वार्ता ये 2 चीजें हैं जिससे कि बातों को सुलझाया जा सकता है। ये युद्ध कोई नहीं जीतेगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। और ये मैसेज उन्होंने सभी पक्षों को भेजा है इस युद्ध को लेकर। किसी का पक्ष लिए बिना शांति का पक्ष ले रहा है भारत, ये बात उन्होंने साफ कही। और भारत के विकास की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं अपनी सरकार की नहीं, भारत की बात करना चाहता हूं, और भारतीय मूल के लोग क्या कर रहे हैं, कितना देश के लिए, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, देश की गरिमा बढ़ा रहे हैं, उस पर बात करना चाहता हूं। अब यही संदेश लेकर बर्लिन से आगे अब कूच कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोपेनहेगन की तरफ रवाना होंगे। यहां से बर्लिन से करीब 1 घंटे का सफर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और उम्मीद की जा रही है करीब दोपहर 2 बजे, 2 सवा 2 बजे तक वो कोपेनहेगन पहुंचेंगे। और जहां आज फिर उनका शेड्यूल काफी व्यस्त है, कई सारे देश के नेताओं से वो मिलेंगे, कुछ बायलैटरल और फायरसाइड चैट्स भी हैं, और फिर एक जॉइंट समिट है जिसे कि इंडो नॉर्डिक समिट कहा जा रहा है। बाल्टिक समुद्र के इर्द गिर्द जितने भी ये देश हैं, इन्हें बाल्टिक नेशंस या नॉर्डिक नेशंस कहा जाता है, जिसमें स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड जैसे देश शामिल हैं। तो बर्लिन से डेनमार्क रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन में उनके स्वागत सत्कार, और फिर जिस तरह से उन्होंने अब संबंध बनाए हैं नए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से, उसके बाद अब भारत और जर्मनी के बीच क्या व्यापार बढ़ेगा, क्या टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में इजाफा होगा, क्या और भी जर्मन कंपनियां भारत आएंगी, और भारत क्या जर्मनी के लिए ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा, चीन पर जो जर्मनी का रुझान था क्या वो कम होगा। ये सारी बातें तब हो रही हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच ये विश्व युद्ध चल रहा है। आज 69वां दिन है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच। मॉस्को से खबर आ रही है, मॉस्को से खबर ये आ रही है कि मॉस्को की जो चैनल्स हैं, रूसी चैनल जो स्टेट को समर्थन करती हैं, उन्होंने ब्रिटेन को डायरेक्ट धमकी दे डाली है। व्लादिमीर पुतिन समर्थित मीडिया ने ब्रिटेन को समुद्र में डुबाने की धमकी दी है। यही नहीं, इस चैनल पर रूस के संबंध के इस संभावित हमले का वीडियो के जरिए दिखाया भी गया है, जिसके जवाब में ब्रिटेन ने भी रूस को परमाणु वॉर की धमकी दी है।
सुनामी से लंदन को डुबाने की साजिश। मॉस्को से मिसाइल उड़ेगी, मैनचेस्टर तबाह हो जाएगा। बर्मिंघम और लीड्स को समंदर में डुबोने का षड्यंत्र। युद्ध तो रूस और यूक्रेन में चल रहा है, लेकिन इंग्लैंड के अखबार डेली मेल में चर्चा ब्रिटेन को डुबोने की है। अखबार का दावा है कि इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यही नहीं, इस न्यूज चैनल के एंकर ने धमकी दी है कि अगर रूस चाहे तो वो परमाणु बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत से ब्रिटेन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात रूस की सरकारी मीडिया पर पुतिन के मुखपत्र दिमित्री किस्लीव ने कही है। दिमित्री किस्लीव कहने को पत्रकार हैं, लेकिन रूस की मीडिया में इन्हें पुतिन का स्पोक्सपर्सन कहा जाता है। Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. दिमित्री किस्लीव के मुताबिक रूसी सेना अपनी दूसरी रणनीति के तहत हमले के लिए पानी के अंदर चलने वाले पोसेइडोन ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकती है, जो समुद्र के अंदर परमाणु बम गिराने की ताकत रखता है। रूसी चैनल के मुताबिक इस ड्रोन से अगर ब्रिटेन के नजदीक समंदर में हमला किया गया तो सुनामी जैसी भयानक लहरें उठेगी, जो 1600 फीट से भी ज्यादा ऊंची होंगी, और ये विकराल लहरें पूरे ब्रिटेन को डुबो देगी। इतना ही नहीं, रूसी चैनल ने यह भी दावा किया कि इसके बाद दुनिया के नक्शे से ब्रिटेन का नामो निशान मिट जाएगा। В морскую пучину российский подводный робот-беспилотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. दिमित्री किस्लीव ने दावा किया है कि ड्रोन में 100 मेगाटन तक के वॉरहेड की क्षमता है, जिसमें हिरोशिमा पर गिराए गए बम की ताकत से भी कई हजार गुना पावर है, जो एक विशाल लहर यानी एक सुनामी को 1640 फीट तक एक्टिव करने की क्षमता रखता है। और ये इंग्लैंड में सबसे ऊंचे पॉइंट इसका फेल पाइट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। रूसी मीडिया में ब्रिटेन को नेस्त नाबूद करने की बात कही जा रही है। ये बेहद ही खतरनाक है। Пройдя над британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего. रूसी मीडिया पर परमाणु मिसाइल सरमत की खूब चर्चा है। वहाँ की मीडिया दावा कर रही है कि सरमत मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। पिछले ही महीने रूस ने सरमत मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बाद उन्होंने दावा किया था कि इस मिसाइल का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, एक छोटा सा द्वीप पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। परीक्षण के बाद ही पुतिन ने इस मिसाइल की तैनाती के आदेश भी दे दिए थे। सरमत मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है। ये 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर अटैक करती है। इस मिसाइल के ऊपर 10 से 15 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। सरमत ICBM मिसाइल की लंबाई 35.5 मीटर है। इस मिसाइल का व्यास 3 मीटर है। रूस की ओर से लगातार मिल रही परमाणु हमले की धमकियों पर ब्रिटेन की मीडिया ने भी पलटवार किया और परमाणु युद्ध छिड़ने पर रूस को तबाह करने की चेतावनी दे डाली। और ये चेतावनी दी लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड से जुड़े रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स, जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान रूस की परमाणु धमकियों पर पूछे सवाल पर साफ कर दिया कि मौजूदा समय में पुतिन के लिए परमाणु मिसाइल दागना आसान नहीं होगा, और धमकी दे दी कि इसके बावजूद अगर उन्होंने कोई ऐसी गलती की तो ब्रिटेन भी रूस को तबाह कर देगा। Petersburg and
and Moscow would be wiped out within 90 seconds. यही नहीं, ब्रिटिश मीडिया ने रूस की परमाणु धमकियों को यूक्रेन में ब्रिटेन की मदद से मिल रही नाकामी की बौखलाहट बता दिया। असल में पुतिन के साथ ही अब रूसी मीडिया भी ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि ब्रिटेन की ओर से भी रूस की धमकियों पर पलटवार करने के लिए वहां की मीडिया ने मोर्चा संभाल लिया है। अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पूरी दुनिया के लिए परमाणु बम एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। परमाणु बमों से सिर्फ न्यूक्लियर बंकर ही बचा सकता है। न्यूक्लियर युद्ध के खतरे से लोग इस कदर डरे हैं कि यूरोप में परमाणु बंकरों की डिमांड में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। लोगों को इस बात का अंदेशा है कि रूस किसी भी वक्त परमाणु बम से भरे रॉकेट्स को लॉन्च कर देगा। दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइंस देखिए। इंग्लैंड से अमेरिका तक के अखबारों की सुर्खियां देखिए। यूरोप में परमाणु बंकर की डिमांड अचानक बढ़ गई। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन के लोग न्यूक्लियर बंकर खरीद रहे हैं। गूगल सर्च इंजन पर यूरोप के लोग सबसे ज्यादा ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे न्यूक्लियर बंकर बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से परमाणु बंकर बनाने की जानकारी शेयर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार यूक्रेन युद्ध में रूस पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर स्ट्राइक की चेतावनी दे रहा है। दो महीने से जारी जंग में यूरोप और अमेरिका में कुछ लोगों को इस बात का डर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी वक्त दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए परमाणु हमला कर सकते हैं। दोगुनी हुई न्यूक्लियर बंकर की डिमांड। स्विट्जरलैंड में न्यूक्लियर बंकर बनाने और रिपेयर करने वाली एक कंपनी का दावा है कि मार्च की शुरुआत में लोग बेहद डरे हुए थे। वो तुरंत मदद मांग रहे थे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तो डिमांड तेजी से बढ़ी है। ब्रिटेन की एक फर्म ने भी बताया है कि परमाणु बंकर की डिमांड पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई है। जर्मनी की एक कंपनी के मुताबिक उनके देश में अब तक 599 पब्लिक शेल्टर बन चुके हैं। हम इसे अपग्रेड करने का तरीका खोज रहे हैं। यूरोप के साथ ही अमेरिका में भी इसका खतरा बरकरार है और वहां भी न्यूक्लियर बंकर की डिमांड बढ़ी है। कैसे काम करता है न्यूक्लियर बंकर? न्यूक्लियर बम के कारण एक बड़ा धमाका होता है। अगर इसके सीधे संपर्क में कोई आ जाए तो उसे यह भी नहीं पता चलेगा कि वो कब राख बन गया। इन धमाकों के बाद सबसे खतरनाक चीज रेडिएशन होती है। इसी से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं जो जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवारें मोटी कंक्रीट से बनी होती हैं ताकि रेडिएशन न पहुंचे। परमाणु बंकरों में ऑक्सीजन और खाने पीने की व्यवस्था रखी जाती है क्योंकि धमाके के कई दिनों बाद तक लोगों को उसी में रहना होता है। कोल्ड वॉर के समय बड़ी संख्या में न्यूक्लियर बंकर बने थे। रूस और पश्चिमी मीडिया में इस वक्त परमाणु हथियार पर खूब चर्चा हो रही है। टीवी चैनल्स पर इसे लेकर डिबेट हो रही। इससे वहां रहने वाले लोगों में परमाणु युद्ध का डर सताने लगा है। यही वजह है कि इससे बचने के लिए यूरोप में परमाणु बंकर की डिमांड बढ़ गई है।
रूस और यूक्रेन में युद्ध के दौरान न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि कई यूरोपीय देशों में न्यूक्लियर बंकर की मांग पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन के नागरिक न्यूक्लियर बंकर पर जानकारी मांग रहे हैं। ब्रिटेन का एक कंपनी के मुताबिक बंकर की मांग पिछले साल से 2 गुनी हो गई है। फरवरी 2022 के बाद न्यूक्लियर बंकर के ऑर्डर बढ़ गए हैं। कई कंपनियों के पास 500 नए न्यूक्लियर बंकर के ऑर्डर हैं। एक बंकर की कीमत 4 करोड़ के करीब बताई जा रही है और बड़ी कीमत के बावजूद ऑर्डर्स भी बढ़ गए हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस और यूक्रेन की महाजंग के बीच यूक्रेन ने रूस को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने ड्रोन अटैक के जरिए रूस के स्ट्रेला 10 सैम मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस का यह मिसाइल सिस्टम ब्लैक में स्नेक आइलैंड पर मौजूद था, जिसे यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन के जरिए हमले में तबाह कर दिया है। यूक्रेन की ओर से जारी इस वीडियो में टारगेट पर हमला होते ही रूस का सैम मिसाइल सिस्टम बुरी तरह से बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। ड्रोन के जरिए यह अटैक, जिसे वीडियो में कैद किया गया है, यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। यूक्रेन का दावा कि ब्लैक सी में स्नेक आइलैंड पर मौजूद इस मिसाइल सिस्टम 10 सैम को ड्रोन अटैक के जरिए यूक्रेन ने उड़ा दिया है। बहुत बड़ा झटका है रूस के लिए। अगर रूस इसकी पुष्टि करता है तो बहुत बड़ा झटका है, लेकिन यूक्रेन का दावा वीडियो रिलीज के साथ ये फुटेज जैसे ही ड्रोन का स्ट्राइक होता है, आप देख रहे हैं मिसाइल सिस्टम के चीथड़े उड़ गए हैं, पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बिल्कुल बीच में तस्वीर के फ्रेम के बीचों बीच वही मिसाइल सिस्टम है जिस पर कि ड्रोन के जरिए मिसाइल अटैक होता है और एक बड़े विस्फोट के साथ वो पूरा मिसाइल सिस्टम बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां जोधपुर हिंसा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। जोधपुर में आला अफसरों के साथ एक अर्जेंट मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे घटना को संज्ञान में लिया, पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। बताया जा रहा है पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी जब 2 गुट आमने सामने आए। परशुराम जयंती के लिए सजा हुआ एक चौक था जहां ईद का मना रहे कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां बिस्सा की मूर्ति के ऊपर अपना झंडा लगाने की बात की, जिसके बाद बात बिगड़ गई। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर है जोधपुर से, जहां अभी भी बवाल की स्थिति वहां टेंस है। 144 की धारा लगी है, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन अब भी वहां माहौल थोड़ा टेंस बताया जा रहा है। रिपोर्टर से लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे इस वक्त, लेकिन ये पूरा किस्सा तब हुआ जब परशुराम जयंती के लिए बाल मुकुंद बिस्सा जी का एक चौक वहां जोधपुर में सजा हुआ था
वहां पर ईद मनाते हुए कुछ लोग पहुंचे जिन्होंने कहा कि वहां अपना झंडा बिरसा जी के ऊपर उस मूर्ति पर गाड़ेंगे, लगाएंगे, हरा झंडा लगाएंगे और इस हरे झंडे को लगाने के बाद बात बिगड़ गई और फिर हद से आगे निकल गई बातें। पत्थरबाजी हुई, नारेबाजी हुई और पुलिस को फिर लाठीचार्ज करना पड़ा। जोधपुर से रंजन दवे जुड़ रहे हैं। रंजन नमस्ते, बताइए अभी परिस्थिति क्या है वहां? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में मैं सुनारों का बास और सिलावटों का बास मोहल्ला है वहाँ मौजूद हूँ। शहर का भीतरी इलाका है। जब सवेरे पुलिस ने हुड़दंगी युवकों को खदेड़ा था तो उसके बाद ये सभी युवक अपने अपने गंतव्य की ओर आए थे और ये जो शहर के भीतरी क्षेत्र का इलाका है, जालौरी गेट से अंदर भीतर प्रवेश करते हैं, उसके बाद में स्वर्णकार समाज के जो रेजिडेंस हैं, जहां उनकी बहुतायत में घर है, वहां से होकर के ये पूरा रास्ता सिलावटों के पास तक जाता है। तो ये उपद्रवी युवक जब यहाँ पहुंचे थे तो पहुंचने के साथ ही इन्होंने रास्ते में तोड़फोड़ की है। जो दुकानें मिली है उनके साथ तोड़फोड़ की है। उसके अलावा जो वाहन लोगों के घर के बाहर रखे गए थे वहां तोड़फोड़ की है। तो कुल मिलाकर के ये जो उपद्रव की सिलसिले स्थिति थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी कुछ देर पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे थे, लोगों से समझाइश की है, शांति और सौहार्द बनाने की अपील की है और साथ ही साथ उन्होंने ये अल्टीमेटम भी दिया है प्रशासन को कि भी इस मामले में जो भी दोषी हैं, जिन लोगों को भी आप ट्रेस आउट कर रहे हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, उनके बारे में चिन्हित करें, उनको पकड़ें, जिसके बाद में अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर आगे कुछ भी स्थिति और नहीं बिगड़े, इसके लिए उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में खड़े हैं जो तस्वीरें दिख रही है रंजन, वहां भी 2 गुट लगे हैं और बीच में पुलिस खड़ी दिख रही है। अभी भी क्या वहां स्थिति तनावपूर्ण है? ये 2 गुट कौन है और दूर की तरफ वाले गुट ने अपने चेहरों को ढक क्यों रखा है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जी निश्चित तौर पर ये जो 2 गुट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 2 जो गुट हैं यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक गुट जो है वो मुस्लिम समुदाय का है और मेरे नज़दीक जो गुट है वो हिंदू समुदाय का है। दूर से जो मुंह ढके हुए लोग हैं वे सब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और वे लगातार, क्योंकि ये जो है एक चौक का शेप में ये जगह आती है और यहाँ से डिवाइडेड होता है कि अगला जो मोहल्ला है वो मुस्लिम मोहल्ला शुरू होता है और यहाँ से ये जो है हिंदू मोहल्ला है, वहाँ से लोगों का जो हिंदू की बसावट है वो लोगों के यहाँ निवास है। तो कुल मिलाकर के यहाँ स्थिति इस तरीके से है कि एक मोहल्ले के बाद में दूसरा मोहल्ला, तो कुल मिलाकर के क्योंकि यही जो वजह है, इसी वजह से जोधपुर को अपनायत का शहर कहा जाता है, लेकिन ये अपनायत कहीं ना कहीं खोती जा रही है। लगातार जिस तरीके के घटनाक्रम आ रहे हैं, लोग उकसाए जाते हैं और उसके बाद में क्योंकि पूर्व में सवेरे शांतिपूर्वक ये नमाज अता की गई थी, उसके बाद कुछ हुड़दंगी युवक थे, उनके द्वारा इस पूरे मामले को तूल दिया गया था और ये तूल इतना बड़ा कि सवेरे से लेकर के अब आधा दिन बीतने के बाद भी लगातार ये जो है गतिरोध जारी है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस यह प्रयास कर रही है कि क्या दोनों पक्षों से कोशिश नहीं हो रही है? दोनों पक्षों की तरफ से, हिंदू पक्ष और मुस्लिम। नवीन सोनी है, स्वर्णकार जी, बात कीजिए, आप बात कीजिए। नहीं, दोनों पक्षों की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे साथ में स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधि के तौर पर जाना जाता है, नवीन सोनी है। क्या कहेंगे, ये क्या घटनाक्रम हो रहा है आपके? सर, ये जो भी हुआ है, एक सुनारों का बास एरिया है, बड़ा शांत है। यहाँ पे एक जगह पे हम लोग खड़े हैं, उस तरफ मुस्लिम बहुल इलाका है, इस तरफ हिंदू बहुल इलाका है और माना जाता है कि बहुत शांत है और सेंसिटिव भी माना जाता है। कहीं ना कहीं पे जब रात को इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ तो ये सरकार को चाहिए था कि ऐसे सेंसिटिव इलाकों के अंदर पुलिस बल तैनात करे, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने इसको बहुत ही हल्के तरीके से लिया। सुबह यहाँ पे सारे व्यापारी रहते हैं, महिलाएं, बच्चे, क्योंकि ये मोहल्ला है, घरों में सुनार काम करते हैं। सुनार समाज के सारे लोग सुबह 8-9 बजे काम पे आ जाते हैं। सारे लोग काम कर रहे थे, तभी 50 से 60 लड़कों ने, जो कि जिनके हाथों में तलवारें थी, बंदूकें, पत्थर थे, बड़े बड़े पर्स थे, काफ़ी कुछ हथियारों के साथ थे और उन्होंने आते ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाड़ियों के ऊपर और बड़े बड़े पथराव, जो आप इस गली में जब आप दौरा करेंगे तो देखेंगे कि गाड़ियों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घरों में घुसने की कोशिश की गई, महिलाओं और बच्चों ने दरवाजे
बंद कर दिए। ये तो मोहल्ला है हिंदुओं का, इसलिए वहाँ से तुरंत सारे लोग आ गए। अगर 5 मिनट भी देर से सारे लोग नहीं आते तो यहाँ से बहुत बड़ा कत्लेआम हो सकता था। और ये मुख्यमंत्री जी के गृह नगर में अगर एक ईद के त्योहार के दिन ऐसा होता है तो बहुत शर्मनाक है। अभी तो क्या वजह थी, उनको पूछिए रंजन, क्या वजह थी उनसे कि अगर सुबह बवाल नहीं हुआ, ये 50-60 मुस्लिम युवक क्यों आए हिंदू इलाके में? हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, उनके फोटोज हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सरकार काफी देर से उनसे पूछिए कि बात बिगड़ क्यों गई, ये तलवारें लेकर ये मुस्लिम युवक हिंदू इलाके में आए क्यों? ये युवक जो कल रात को माहौल बना उसको लेकर उन्होंने कोई ना कोई पता नहीं असामाजिक तत्व उनके अंदर थे। उनका ये सुनियोजित तरीका था कि हिंदू बहुल इलाकों में हमला करें। हम ये नहीं कहते कि सारी प्रजाति के लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये 50-60 असामाजिक तत्व थे जिन्होंने जानबूझकर उत्माद फैलाने की कोशिश की गई। ये बाहर के लड़के थे कि लोकल लड़के थे? ये यही चाहते थे कि हिंदुओं में दहशत हो और कहीं ना कहीं पे माहौल खराब हो। आज ईद का दिन था, क्योंकि सारे लोग काम पे आ गए थे। जिस तरीके की ये जो बसावट है, ये अभी हम जहाँ खड़े हैं ये स्वर्णकार समाज का ये मोहल्ला कहा जाएगा। इससे आगे सिलावटों का बात जो है, तो ये बसावट इस तरीके से है। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? हाँ सर, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं काफी बार हुई है, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने बैठ के शांति से निपटा दिया। कभी भी इस मोहल्ले से लड़के उधर जाके कोई भी तरह की वारदात नहीं करते हैं। ये बरसों बाद ये हुआ है कि वहां से सैकड़ों लोग आए और आके मोहल्ले पे हमला किया। इस मोहल्ले के पत्थर जो है ये बता रहे हैं। अभी आप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले आप? तो रंजन दवे वहां बात कर रहे हैं स्थानीय से। तो जोधपुर के अंदरूनी इलाकों में उस चौक से थोड़ी दूर जहां हिंदू मोहल्ला और मुस्लिम मोहल्ला है, वहां पर अभी भी तनाव है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जहां वो सुनारपास एरिया है वहां पर कुछ लड़के आए और वहां पर तोड़फोड़ की है, दुकानों में तोड़फोड़ की है, तलवारें लेकर वहां पहुंचे थे। पुलिस अब वहां तैनात है, स्थिति काफी तनावपूर्ण है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ